हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 5 है इन दी सीरीज जीरो टू हीरो, जहाँ पे हम जो इकोनॉमी है उसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू कम्प्लिश इकोनॉमी फ्रॉम ऑल दी पर्सपेक्टिव्स, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू। एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं और उसी हॉलिस्टिक अप्रोच की जो सीरीज है उसका नाम है जीरो टू हीरो, जिसका लेक्चर नंबर 4 आपने कल ही देखा होगा। एंड लेक्चर नंबर 4 में इफ यू रिमेंबर, ठीक है ना, जिन्होंने देखा है डेफिनेटली उनको याद तो होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनको बता देती हूँ कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी पावर्टी। पावर्टी क्या होती है और इनइक्वालिटी क्या होती है, इनको नापने के क्या तरीके हैं, रीजंस क्या रहे हैं पावर्टी के इंडिया में। इज इट समथिंग विच इज़ अ रीसेंट ट्रेंड की अभी अभी इवॉल्व हुई है, या कुछ हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं, हिस्टोरिकल वजह रही है कि इंडिया में जो पावर्टी है इतनी डीपली पेनिट्रेटेड है इन एवरी सेंस। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और डायमेंशन ऑफ दैट चैप्टर इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में जो है हम आज बात करने वाले हैं। एंड अगेन, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना तुम लोगों के दिमाग में जरूरी है, सो दैट एज आई कीप ऑन सेइंग कि चीजें समझ आ जाए। जब तुम्हें ब्रॉडर डायमेंशंस पता होंगी तो तुम्हें ये चीज समझ आ जाएगी कि अच्छा ठीक है, करंट अफेयर्स है, ये कॉजेज में कुछ नया आया है, ये लिंक हम कर लेंगे यहाँ पे अपने स्टैटिक पोर्शन से। तो हमारी जो क्लास होगी ना स्टूडेंट्स, एज सिंपल एज दैट, सीधी सी बात कि एज टू व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भाई ये बेरोजगारी होती क्या है, किसको बेरोजगार कहा जाएगा। जो इंसान जॉब ढूंढ रहा है या जो अपने जॉब से खुश नहीं है, या ऐसे इंसान को भी अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा जिसके पास जो जॉब ढूंढ ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को हम जो है क्लियर करेंगे, फिर उसके टाइप्स देखेंगे कि भाई बेरोजगारी के टाइप्स क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली कॉजेज तो देखने ही है कि भाई क्या रीजंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया। ठीक है ना, हाउ डू वी मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ डू वी मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या मेथड्स बने हुए हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज बने हुए हैं। ठीक है ना, देन नेचर ऑफ वर्कफोर्स देखेंगे हम। ठीक है ना, नेचर ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, वर्कफोर्स क्या होती है। यू डू नॉट हैव टू वरी, बिकॉज यहाँ पे बीच में हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू, कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, तो वहाँ पे ही आपको समझ आ जाएगी एज टू व्हाट डू वी मीन बाय वर्कफोर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टू टैकल ऑल ऑफ दिस। गवर्नमेंट ने आज तक क्या स्टेप्स लिए हैं तो उनसे एक बार हम वाकिफ हो लेंगे। एंड ऑब्वियसली PYQs तो बीच बीच में हमारे एज कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस चलती रहेंगी, ताकि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आए कि हाँ जी, मेरा अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ है अलोंग विद माई PYQs। सो येस, दैट विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ इन दी वीडियो। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जीरो टू हीरो सीरीज के लेक्चर नंबर 5 से। ठीक है जी, तो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, क्या लगता है तुमको कि क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, इट इज़ अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन होती है वेयर अ पर्सन हैज़ दी एबिलिटी टू वर्क, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो काम करे, उसकी इच्छा भी है काम करने की, वो वर्किंग एज में भी है। एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। मान लीजिए मैं 10 साल की हूँ, जबकि मैं हूँ नहीं हूँ। ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या, मान के खुश होने में क्या प्रॉब्लम है। मैं 10 साल की हूँ, में पूरे पूरे स्किल्स भी हैं, काम करने की इच्छा भी है। ठीक है ना, विलिंगनेस है, एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर जॉब। ठीक है ना, बट मुझे जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि लोग कह रहे हैं भैया अब मेरे को कोई रखने को तैयार नहीं है, मैं 10 साल की उम्र की हूँ। ठीक है ना, बच्चे को कहाँ पे जॉब पे रख लेंगे। सो क्या मैं बेरोजगार कहलाई जाऊंगी? नहीं, मैं बेरोजगार नहीं कहलाई जाऊंगी, क्योंकि जब हम बेरोजगारी देखते हैं, बेरोजगारी के दर की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, तब हम जो एज स्पैन लेते हैं दैट इज 15 to 60 ईयर्स। 60 ईयर्स क्यों? क्योंकि 60 के बाद रिटायरमेंट होता है। ठीक है ना, यूजली ऑफिशियल रिटायरमेंट, अनऑफिशियली भले ही हम शायद आई थिंक पूरी लाइफ कभी भी रिटायर नहीं हो पाते हैं काम से। एंड वाई 15? बिकॉज 15 से कम उम्र अगर हम देखते हैं और लोगों को रखते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड लेबर। तो 15 to 60 के बीच में जो लोग काम करना चाहते हैं, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट भी, अब काम करना चाहती हूँ मैं, मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल सेट ही नहीं है। कंपनीज चाहती है कि भैया आजकल MS वर्ड आना चाहिए या MS ऑफिस आना चाहिए, मुझे नहीं आता है, बट दैट इज बेसिक।
दैट इज मिनिमम विच एवरी कंपनी सीक्स फॉर, ठीक है ना। काम करने की पूरी इच्छा, रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है, अरे नहीं भाई। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भाई क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड स्किल सेट होना चाहिए सबसे पहले आपके पास, फिर आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, और आपका जो एज ब्रैकेट होना चाहिए शुड बी दिस, ठीक है ना। अब आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो बताओ हमें, अब आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आप क्या हो, आप हो अनएम्प्लॉयड, आप हो बेरोजगार, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या रीजंस हैं आपको, कि खुद से सोच के देखो, यहाँ पे मत पढ़ो, खुद से सोचो क्या रीजंस रहे होंगे। मे बी इनएडिक्वेट ग्रोथ, या मैं ये मान सकती हूँ कि इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है एक कंट्री में या एक पर्टिकुलर एरिया में। अब वहाँ पे क्यों इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सोच के देखो। वहाँ पे उस एरिया का आज तक ग्रोथ ही नहीं हुआ, वहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क ही नहीं है। मान लीजिए कोई कंपनी वहाँ पे अगर अपना ऑफिस खोल भी लेती है, ठीक है ना, तो कोई भी कंपनी किसी एरिया में ऑफिस क्यों खोलना चाहेगी, वो तभी खोलना चाहेगी जब उसे पता है कि वहाँ पे ऑफिस खोलने से उस पर्टिकुलर कंपनी को बिजनेस मिलेगा। पर अगर उसको लग रहा है कि इस एरिया में बिजनेस ही नहीं मिलेगा, वो अपना ऑफिस क्यों खोलेगी। आप खुद से सोच के देखो ना, किस किस कौन से एरिया में अगर आपको कोई दुकान खोलनी है, भले एज सिंपल एज आपको जूस, वो गन्ने गन्ने वाली जो स्टॉल होती है जिसमें हम गन्ना डालते हैं और जूस निकल आता है, राइट, तो वो उसकी भी रेडी आप कहाँ, उसकी भी जो ठेला होता है वो कहाँ लगाना चाहोगे, वहाँ उस एरिया में ना जहाँ पे बहुत फुटफॉल है, प्लस लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि आपको वहां पे मार्केट मिल जाएगी अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। जब आप वहीं पे ठेली खोलोगे, और जब ठेली खोलोगे तो वहीं पे एक छोटू को रखोगे आपके एज अ हेल्पर, राइट, तो वहीं उस एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी जहां पे देर इज सम स्कोप, देर इज सम फ्यूचर स्कोप, ठीक है ना। नाउ देर आर लॉट मेनी एरियाज जहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहुंच ही नहीं पाया है, क्यों, वहाँ पे स्कोप ही नहीं, पीपल डोंट स्पेंड, या पीपल आर नॉट अवेयर, फॉर व्हाट्स एवर रीजन जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं पहुंचा। सो वन ऑफ द रीजंस की बेरोजगारी एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन या एंटायर कंट्री में क्यों है, क्योंकि वहाँ का जो ग्रोथ रेट है, वहाँ का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो है, ठीक है ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत सारी जॉब्स हैं, जॉब बतेरी है, ठीक है ना, लेकिन उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है कम पड़ जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए सो गवर्नमेंट का एजेंडा, इफ यू सी, जैसे चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, इनफैक्ट इंडिया में भी 70s अराउंड स्टरलाइजेशन हुआ था लोगों का पकड़ पकड़ के, ठीक है ना। आई थिंक दैट वाज ड्यूरिंग दी, इफ आई से कांग्रेस वाली सरकार ही थी, जब लोगों को पकड़ के वो स्टेराइल करा दिया गया था। क्यों, पॉपुलेशन कंट्रोल करना। पॉपुलेशन कंट्रोल करने से सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट पे लेस बर्डन पड़ेगा, बट गवर्नमेंट भी कहाँ तक जॉब्स क्रिएट करे, प्राइवेट कंपनीज थी नहीं उस टाइम, गवर्नमेंट जॉब्स ही होती थी जैसे, और लोगों का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे था। तो पॉपुलेशन के लिए कहाँ से जॉब कर लेके आए, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट को दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। सो येस, देर आर सो मेनी फैक्टर्स टू इट। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अनदर फैक्टर कि भाई क्यों इतनी बेरोजगारी है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, लिटरेसी लेवल इज वेरी पुअर, ठीक है ना। लिटरेसी लेवल सिर्फ गणित सीखने के लिए नहीं कि भाई हम अपने लिए हम मतलब हम मैथ की कैलकुलेशन सीख जाएं, हमारी अवेयरनेस बढ़ जाए, नहीं। आप पढ़ोगे लिखोगे, हो सकता है आप खुद से ही कोई बिजनेस छोटा मोटा खोल लो। और बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि इट शुड बी बहुत ज़्यादा टेक सेवी बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस कुड बी एज सिंपल एज दैट, आपने कोई छोटी सी परचून की दुकान खोल ली, ठीक है ना, ये वो आपने ठेली खोल ली जहाँ पे आप गन्ने का जूस बेच रहे हो, तो आपने अपने लिए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली ना, और साथ ही साथ हो सकता है आप एक छोटू को रखोगे वहाँ पे, हेल्पर को रखोगे, आपने उसके लिए भी एक जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। तो लिटरेसी प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना सिर्फ उसका एक डायमेंशन नहीं होता है। एंड इफ समबडी और सम कंट्री और सम रीजन इज लैकिंग एजुकेशन, तो वहां पे जो लोगों का तो जो बुरा हाल हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से भी देखो, भाई लोग समझ ही नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, वो किसी चीज का बिजनेस वो कैसे खोलेंगे, वो अपने आप का भी पेट पालने लायक नहीं रहेंगे। सो लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन इज अनदर रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। एंड लास्ट इज मिसमैच ऑफ स्किल्स, भाई एजुकेशन है लेकिन प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। जो स्किल्स चाहिए है इंडस्ट्री को, जैसे कि आज इफ़ यू सी, अभी मैंने रिसेंटली जो इकोनॉमी वीकली, इफ़ यू नो, ठीक है ना, इकोनॉमी वीकली जिसमें हम हफ्ते भर की इकोनॉमी की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसको कवर करते थे, ठीक है ना, वो अभी जो रिसेंटली जो लेटेस्ट मैंने रिलीज़ किया था, विच वॉज ऑन 3rd ऑफ मे, आई बिलीव, यस 3rd ऑफ मे को, ठीक है ना, उसमें एक रिपोर्ट आई है, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट,
ठीक है ना। उसमें बताया गया कि भाई आगे चलते हुए जॉब्स जो आएंगी उसमें सबसे ज़्यादा कौन से स्किल सेट की ज़रूरत है। तो जी पता चला भैया इंडिया में जिन लोगों को मशीन लर्निंग, एमएल विच इज़, ठीक है ना, इंजीनियर्स तो एक बार में समझ गए होंगे, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये स्किल सेट्स चाहिए होंगे। अब ये चाहिए स्किल सेट, हमारे पास है नहीं वो स्किल सेट, ठीक है ना, क्योंकि हम पुरानी किताबों से, आउटडेटेड किताबों से पढ़े, ठीक है ना, अपने आप को अपस्किल किया नहीं है। सो मिसमैच ऑफ स्किल्स is also one of the major reason causing अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कंपनी कुछ और चाहिए, कंपनी को जो एम्प्लॉयज चाहिए उनसे वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है। एमएस ऑफिस आना चाहिए, इंटरनेट चलाना आना चाहिए, सर्फिंग करनी आनी चाहिए, आपको आती नहीं है, तो वो जॉब है लेकिन आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे हो। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, आप बेरोजगार हो। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ दी व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, प्लस उसके रीजंस क्या है। रीजंस और भी हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से और भी, अगर आपको कोई डायमेंशन याद आता है डेफिनेटली ऐड करिए, पर ये तीन चार मेजर रीजंस हैं विच कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट इन एनी कंट्री, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, कुछ टर्म्स देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। सो आगे जब हम मेथड्स पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, तो हमें दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन इज लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग प्लस इट इंक्लूड्स दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब। जो जॉब ढूंढ रहे हैं, मतलब जिन्हें जॉब मिली नहीं है, दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, प्लस जिनके पास जॉब ऑलरेडी है, उन दोनों को प्लस कर दो तो आता है लेबर फोर्स, ठीक है ना। किनको, भाई जो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और जो लोग जॉब कर रहे हैं, दोनों को प्लस कर दो, दैट इज लेबर फोर्स। नेक्स्ट होता है वर्क फोर्स। इसमें हम सिर्फ उन्हीं लोगों को काउंट करते हैं जिनके पास ऑलरेडी अभी जॉब है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स में कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे याद रख लेना। वर्क फोर्स मतलब जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है, लेबर फोर्स मतलब जो काम करना चाहते हैं प्लस जो काम ढूंढ रहे हैं, दैट इज लेबर फोर्स। ये मेरे पास अवेलेबल लेबर है, ठीक है ना। लेबर सप्लाई क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ आवर्स पीपल आर विलिंग एंड आर एबल टू सप्लाई एट अ गिवन वेज रेट, ठीक है ना। मान लीजिए 1 घंटे का रेट मेरा है 800 रुपये का, 800 रुपये का, ठीक है ना। अब मैं कितने नंबर ऑफ आवर्स काम करना चाहूंगी इस रेट पे, एक दिन पे, कितने नंबर ऑफ आवर्स एक दिन में मैं काम करना चाहूंगी इस पर्टिकुलर रेट पे, ठीक है जी। तो मान लीजिए यूजुअली माना जाता है कि भैया मैं कम से कम 8 घंटे, तो एक माना जाता है, एक एवरेज ह्यूमन से एक्सपेक्टेशन होती है अक्रॉस दी कंट्रीज कि वो दिन के 8 घंटे तो काम करेगा ही करेगा, ठीक है ना। सो दैट इज लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई मत समझना कितने लोग अवेलेबल है काम करने के लिए, नहीं 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 नहीं, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, कितने लोग बेरोजगार हैं, सिंपल सी बात है, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू लेबर फोर्स, भैया जितने काम करना चाहते थे प्लस जिनके पास जॉब है, उनमें से क्या हटा दो, जिनके पास जॉब है, दो, पता चल जाएगा कि कितने लोग काम करना चाहते हैं और उन्हें जॉब मिल नहीं रहा है, ठीक है जी, सिंपल। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मान लीजिए मैं जॉब नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, काम नहीं करना, आराम से ज़िंदगी निकल जाएगी, टीवी नेटफ्लिक्स देख के, और अपना थोड़ा जिम विम कर लिया, घूम फिर आए, ठीक है ना, उतना काम नहीं करना चाहती मैं, ठीक है ना, क्योंकि बतेरा है मेरे पास, या फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, जितना है उतना सही है, ठीक है। क्या मैं भी अनएम्प्लॉयड कहलाई जाऊंगी? सोच के देखो, हम बोलते हैं अरे ये तो कुछ काम नहीं करता, इसको जॉब नहीं करनी, काम नहीं करना, ये भी अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार की बेरोजगार की कैटेगरी में आएगा? नहीं भाई, मैं बोलूंगी मेरी इच्छा, माई लाइफ माई रूल्स। वो जो तुम लोग बोलते हो ना लिंगो, माँ लाइफ माँ रूल्स, तो माँ लाइफ माँ रूल्स, मैं काम करना ही नहीं चाहती। तुम मुझे बेरोजगार तब बोलना जब मैं काम करना चाहती थी और मुझे जॉब नहीं मिली है, ठीक है ना। मेरे लाइफ मेरे रूल्स, माँ लाइफ माँ रूल्स है, आई डोंट वांट टू वर्क लाइक फूल्स, सो डोंट कॉल मी अ बेरोजगार, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। चलो, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सही इजी चल रहा है ना लेक्चर, तो आई बिलीव, ठीक है। तो इजी इजी करके ही पढ़ लेंगे अपन सारी इकोनॉमी, चिंता मत करना तुम लोग बस, ठीक है। बस ध्यान यहाँ रखना, ध्यान चैट बॉक्स में कम, यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तुम लोगों को चैट बॉक्स में क्वेरीज भी पूछनी होती है विद रिस्पेक्ट टू, मैं लास्ट वाले चैप्टर, पावर्टी वाले चैप्टर में देख रही थी, पढ़ा मैं ये रही हूँ, पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर एंड आई डोंट नो व्हाट, एग्रीकल्चर सेक्टर, अरे इस पे ध्यान दो ना।
इस पे ध्यान नहीं दोगे, फिर जब हेल्थ सेक्टर पढ़ा रही होंगी, एग्री पढ़ा रही होंगी, तो तुम अनएम्प्लॉयमेंट की क्वेरीज पूछ रहे होगे। दैट इज दैट शुड नॉट हैपन एक्चुअली, ठीक है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। चलो वापस कमिंग बैक टू द लेक्चर, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट दो प्रकार की होती है, एक वॉलेंट्री, स्व इच्छा, मेरी इच्छा है मेरे को काम नहीं करनी है, ठीक है ना, जॉब है सब कुछ है बट मेरी इच्छा है, वॉलेंटरली आई डोंट वांट टू वर्क। इनवॉलेंट्री, अरे मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन मुझे कोई रख ही नहीं रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल रही है तो बहुत कम रेट पे मिल रही है, या दूसरे देश में मिल रही है, दूसरे सिटी में मिल रही है, वेयर आई डू नॉट वांट टू गो। सो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज वेयर आई वांट टू हैव अ जॉब, मैं जॉब करना चाहती हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है। इनवॉलेंट्री, माई लाइफ माई रूल्स है ये तो, ठीक है ना। इट इज अ सिचुएशन व्हेन पर्सन हु आर एबल टू वर्क, द पर्सन हु आर एबल टू वर्क आर नॉट विलिंग टू वर्क, ठीक है ना, और वेयर जॉब्स आर अवेलेबल बट पीपल आर अनविलिंग टू डू देम। जॉब्स हैं, जॉब्स की कोई कमी नहीं है, लोग काम नहीं करना चाहते फॉर व्हाटसोएवर रीजन, दैट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम थोड़ा सा और भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सबसे, बड़ा ट्रिकी भी हो सकता है लेकिन फन क्वेश्चन है। जब मैं अभी खुद नोट्स बना रही थी तो मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है, ये जो लोग होते हैं, सो द क्वेश्चन इज, मुझे आप सबसे पूछना है कि ये जो चोर होते हैं, ये मर्डरर्स होते हैं जिनको सुपारी दी जाती है एक दूसरे को मारने के लिए, सो बेसिकली बर्गलर्स बोल लीजिए, बर्गर नहीं बर्गलर्स, ठीक है ना, यू कैन से चोर, मर्डरर्स, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये मान लीजिए मैंने एक बंदा रखा हुआ है लोगों को मारने के लिए, ठीक है ना, सुपारी देती हूँ मैं उसको अलग अलग लोगों के नाम की, तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको मैंने रखा हुआ है, वो मे बी शार्प शूटर हो सकता है, तो क्या वो एक जॉब में, मतलब इज ही एम्प्लॉयड या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है? मान लीजिए कई लोग को किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, वो खुद ही इतने शौकीन होते हैं लोगों को मारने के लिए, आते जाते वो गोली चला देते हैं, आते जाते वो किसी को मार देते हैं। ये चलो छोड़िए, कोई है जो अपना घर का गुजारा, अपना पेट का गुजारा चोरी कर करके चलाते हैं, मतलब वो बर्गलर्स हो गए, चोर हो गए, थीफ हो गए, ठीक है ना, तो उनको कौन सी कैटेगरी में डालोगे? क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है? सो माई क्वेश्चन इज, क्या वो एम्प्लॉयड है, ठीक है ना, मतलब क्या उनके पास जॉब है, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है? भाई खुद के लिए, मैम खुद के लिए अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करी हुई है, अगला इतना टैलेंटेड है, अगला पर्सन इतना टैलेंटेड है कि वो चोरी करके काम चलाता है। वो चोरी कैसे करे, वो सारा दिमाग वो खुद लगाता है कि मुझे इस एरिया में इतने बजे चोरी करनी है, चेन खींच के भागना है, फ़ोन खींच के भागना है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसने खुद के लिए अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करी हुई है। सो माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, विच इसका आंसर इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई वॉन्ट टू सी कि तुम लोग किस डायमेंशन में सोचते हो, किस तरीके से सोचते हो। ये जो लोग होते हैं चोर मर्डर्स, ये क्या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या ये इनको बेरोजगार बोला जाएगा, वो व्हाट विल यू कॉल देम एज, ठीक है। चलो, तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में हम देख रहे थे वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, टाइप्स ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझिएगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई? हमारी जो इकोनॉमी है, जो देश है, उसके स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया। कैसे? जैसे 1991 से पहले हमारे जो प्राइवेटाइजेशन, देयर वाज लाइसेंस राज, ठीक है ना, देयर वर मोनोपोली ऑफ सम इंडस्ट्रीज, हम वी वर नॉट ओपन टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज, ठीक है ना। 1991 के बाद हमारे देश के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आया कि भाई हमने जो एलपीजी पॉलिसीज हैं उनको अडेप्ट किया, ठीक है ना, या अडॉप्ट किया आई वुड से, ठीक है, तो इंडिया के स्ट्रक्चर में चेंज आया। दूसरा स्ट्रक्चर जैसे एक चेंज का एग्जांपल हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन। हमने क्या किया, हमारे इंडिया में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी एंड मोस्टली इट्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट अबाउट डायरेक्ट, कंफ्यूज मत होना, इनडायरेक्ट टैक्सेस को यूनिफाई किया कि भाई वन नेशन वन टैक्स। स्ट्रक्चरल चेंजेस, हाउ द टैक्स इज डिवाइड इन अ कंट्री। तो जो स्ट्रक्चर कंट्री में चेंज होता है उसकी वजह से जो बेरोजगारी क्रिएट होती है,
दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मान लीजिए जब जीएसटी नहीं था उससे पहले एक एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज अभी भी एग्जिस्ट करता है लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट का स्कोप बहुत कम हो गया है, ठीक है ना। पहले तो भाई जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इफ इट इज इन इंडिया, एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि भैया दे शुड बी मैन्युफैक्चरिंग शुड बी इंडिया, लास्ट इतने दिन में होनी चाहिए, तो उसके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी। तो मतलब पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट था, एक्साइज वाले ऑफिसर्स भी थे, एक्सरसाइज नहीं एक्साइज बोल रही हूँ, ठीक है ना, एक्साइज डिपार्टमेंट, ठीक है ना, एक्साइज डिपार्टमेंट। तो भाई जब जीएसटी आ गया तो अब एक्साइज ऑफिसर्स की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वी हैव गॉट न्यू जीएसटी स्टाफ, ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चर, भाई टैक्सेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उस स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, दैट इज व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अगर हिंदी में समझाऊं तो, कहने के लिए मेरे पास जॉब है बट इन सच में रियल में मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है ना। पापा शुरू से दुकान पे बैठते थे, ठीक है ना, दिन के सही सत कुछ पैसे कमा लेते थे। भाई अब क्योंकि लड़के को कुछ काम लगाना है तो क्या भैया तू बैठ जा गल्ले पे, ठीक है ना, या तू खड़े हो जा, मतलब पापा बोलते हैं ना तू काम करे ना करे तेरे को आके यहाँ पे दुकान पे तो बैठना ही है सुबह 11 बजे, ताकि भाई उनको पता है लड़के को हमको लाइन पे लेके आना है। वो दैट इज व्हाट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वहां जाने से कुछ प्रोडक्शन या फाइनल आउटपुट, फाइनल सेल्स में कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा। पहले भी उतना ही बेच रहे थे पापा, अभी भी उतनी ही साड़ी बेच रहे हैं। पहले भी 10 साड़ी दिन की बेचते थे, अभी भी उतनी ही बेच पा रहे हैं। तुम्हारे वहां जाने से आउटपुट में कुछ चेंज नहीं हुआ। तुम्हें वहां इसलिए रखा गया बिकॉज पापा को तुमको टेम करना था, दुनिया को दिखाना था कि भैया लड़का काम करता है। दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक तो ये था, और दूसरा तो मैं बताती हूँ एग्रीकल्चर, रूरल एरिया में, बिकॉज देर आर नॉट मच जॉब अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड गिने चुने, या तो आप गाय भैंस चरा लो या फिर आप जाके खेती कर लो, ठीक है। अब जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, बच्चे कहाँ जाए जॉब करने, स्किल सेट है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, शहर जाके क्या करेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, खेत में ही अपने पेरेंट्स के साथ काम करने लग जाते हैं। तो क्या उनके वहां पे खेत में काम करने से अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड, तब तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बट यूजुअली क्या होता है कि उस खेत में ज्यादा काम करने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, क्योंकि खेत की भी तो अपनी एक लिमिट है कि इतना ही अनाज उगेगा, इतनी ही उपज होगी। तो दुनिया को दिखाने के लिए मैं खेत में काम कर रही हूँ, बट मेरे टोटल आउटपुट पे जब कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, दैट इज व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड उसका बेस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया इज एग्रीकल्चर। और वो जो मैंने तुम्हें दूसरा वाला दिया, पापा बैठा लेते हैं, बेटे तूने बैठना है कल से आके दुकान पे, ठीक है जी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रिक्शन वर्ड को देखो, फ्रिक्शन मतलब रुकावट, मतलब बाधा। मैं एक जॉब कर रही थी, नाउ आई वांट टू स्विच टू अनदर जॉब। मान लीजिए कि मैंने जब जॉब छोड़ी तो ऐसा नहीं है इमीडिएटली मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी। सो देयर इज सम फ्रिक्शन, देयर इज सम गैप, देयर इज सम बाधा, कुछ बाधा आई थी बीच में, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था व्हेन आई वाज स्विचिंग माय जॉब फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। तो वो फॉर द पीरियड, अब बीच में मैं कुछ टाइम बेरोजगार रही, मुझे नहीं पता मुझे नेक्स्ट जॉब 6 महीने बाद मिलेगी, 1 साल बाद मिलेगी या 3 महीने बाद मिलेगी, बट बीच के टाइम में तो मैं बेरोजगार थी। दैट इज व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको फ्रिक्शन वर्ड से याद रखोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हर कंट्री में, हर कंट्री, कोई सी भी कंट्री हो, चाहे डेवलप हो या डेवलपिंग, वो अलग अलग फेजेस से निकलती है, अलग अलग फेजेस। ये क्या है? बूम, एकदम सब बढ़िया चल रहा है, खूब खरीदारी चल रही है मार्केट में, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, मतलब जीडीपी छोड़ो, हमने समझे ग्रोथ रेट जो है बहुत ज्यादा है। ये क्या हो गया? रिसेशन। जो भी कोविड के टाइम आया था, मार्केट ठप पड़ी थी, मार्केट में ना कोई खरीदने वाला ना कोई बेचने वाला, ठीक है ना। बेसिकली खरीदने बेचने वाले तो बैठे हुए हैं, खरीदने वाले के लिए कोई है ही नहीं है सामान। तो क्या है, कंट्री क्या उसमें किससे निकल रही है? रिसेशन में से निकल रही है। ऐसी स्थिति में जब रिसेशन होता है, जब रिसेशन है, ठीक है ना, तो फैक्ट्री वाले सामान बना के क्या करें? वो मार्केट, भाई फैक्ट्री वाले सामान तभी बनाएंगे जब मार्केट में डिमांड है। मार्केट में सामान कोई खरीदने वाला नहीं है, जो दुकानदार है वो बोल रहा है भाई मेरे को सामान मत भेजो पीछे फैक्ट्री से या होलसेलर से, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो बिक नहीं रहा है, ठीक है ना। तो फैक्ट्री वाला क्या कहेगा? मैं सामान बना के क्या करूं, और जब बिक ही नहीं रही, जब गाड़ियां नहीं बिक रही, फोन नहीं बिक रहे हैं, क्या करे, डिमांड ही नहीं है, ठीक है। दैट इज द सिचुएशन। तब क्या फैक्ट्री वाला कहेगा? ठीक है यार, अभी सिंस डिमांड नहीं है, पहले मैंने 10 लोग बनाए हुए थे काम करने के लिए फैक्ट्री पे, अब 5 से ही चल जाएगा काम। क्यों? क्योंकि इतनी डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो 5 को निकाल दो, ठीक है ना। तो जो इकोनॉमी में, किसी भी देश में जो साइकिल्स आती है, बूम
एंड बस्ट की, ठीक है ना, बूम एंड रिसेशन की, उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है दैट इज साइक्लिकल, ठीक है ना। क्रॉनिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी स्थिति होती है जब बेरोजगारी किसी भी एक पर्टिकुलर देश का लॉन्ग टर्म फीचर बन जाता है। अदरवाइज हम यूजुअली ये मान के चल रहे हैं ना कि कुछ टाइम ऐसा फेज आएगा जब बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि अभी कंट्री रिसेशन से निकल रही है, बट जब ग्रो करेगी देन जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, या अभी में भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, जब जैसे जैसे स्ट्रक्चर में एडजस्ट हो जाएंगे फिर से जॉब्स आ जाएंगी नहीं। बट क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऐसी स्थिति होती है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक लॉन्ग टर्म फीचर बन जाता है कि इस कंट्री में सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है जॉब की, सो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ क्रॉनिक मतलब सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भैया क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज निकल के आ रही है, उनको चलाने के लिए हमें लेबर चाहिए, उनको चलाने के लिए हमको लोग चाहिए। अब वो रिक्वायर्ड स्किल सेट ही नहीं है लोगों के पास, वो रिक्वायर्ड स्किल सेट ही नहीं है लोगों के पास जैसे मुझे चाहिए। मैंने कंपनी खोली, नाउ आई वुड वांट सच इंजीनियर्स जो एक आईवी लीग कॉलेज, एक टॉप प्रीमियम कॉलेज, क्रीम कॉलेज से निकले हुए हैं, एंड दे शुड बी वेल इक्विप्ड विद दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो लोग प्रो होने चाहिए, नहीं मिल रहे। जॉब भी क्रिएटेड हुई हुई है और बच्चे इंजीनियरिंग करके भी निकले हैं बट उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दी न्यू टेक्नोलॉजी दैट कम्स इन, न्यू टेक्नोलॉजी दैट कम्स इन, उस वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है दैट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके पास परमानेंट जॉब होती है, कुछ लोग होते हैं जो दिहाड़ी बेसिस पे काम करते हैं, आज है काम कल नहीं है, फिर परसों कोई दिहाड़ी पे 2-3 दिन के लिए रख लेगा। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मेरे पास कुछ टाइम के लिए जॉब है, कुछ टाइम नहीं है, और मुझे नहीं पता कल सुबह मेरे पास काम भी होगा कि नहीं होगा, सो फॉर वेरी नेक्स्ट डे आई विल बी व्हाट, बेरोजगार, सिटिंग आइडल, क्योंकि कोई मुझे आया नहीं बुलाने, किसी फैक्ट्री में छोटा मोटा कुछ भी काम नहीं मिला, दैट इज कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो सीजन होता है, ठीक है ना, चीज़ें जैसे कुल्फी होती है, आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम की फैक्ट्री आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा काम कब फंक्शन करती होगी? समर सीजन में। सिमिलरली कूलर्स, एसी, मान लीजिए मेरी एसी रिपेयर सर्विस की कंपनी है, ठीक है, आपको क्या लगता है मेरे पास सबसे ज़्यादा एसी रिपेयर की डिमांड कब आएगी? ऑब्वियसली ड्यूरिंग समर्स, ऑन सेट ऑफ समर्स, या समर के दौरान। बाकी पूरे साल, बाकी के 6 महीने जब सर्दी रहती है, मैं जब एसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो आपको क्या लगता है मैं कोई बहुत सारे लोग थोड़ी रख के बैठी रहूंगी उस टाइम, ठीक है ना। जैसे अगर आप देखोगे इसका वन ऑफ दी अनदर गुड एग्जाम्पल इज काइट, काइट इंडस्ट्री, क्रैकर्स वाले, क्रैकर्स साल के कुछ टाइम एंड स्पेशली दिवाली के टाइम ही चाहिए, तो मतलब दैट पर्टिकुलर जॉब हैज अ सीजनल नेचर ऑफ वर्क। इसका और एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका खारिफ एंड राबी क्रॉपिंग सीजन, ठीक है ना। खारिफ को खारिफ में उगाया जा सकता है, बाकी के 6 महीने राबी वाला सीजन होता है। तो भैया जो फार्मर है वो क्या करे, बाकी के 6 महीने वो बेरोजगार बैठा है, क्यों? क्योंकि उसका जो काम है, द नेचर ऑफ जॉब इज सीजनल, नेचर ऑफ जॉब इज सीजनल, तो उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गए वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको प्लीज याद रखिएगा। हो सके तो जो मैंने बातें बोली हैं, जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इफ नॉट पूरे सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स को अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन याद रखोगे उससे काम नहीं बनेगा। जैसे ही एग्जाम्पल दिमाग में बैठ गया देन आपको एंड मोमेंट रिवीजन भी नहीं चाहिए होगा, ठीक है। अब होगा हमारा टाइप्स ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सम नंबर्स, ठीक है ना। अरे नहीं नहीं, नंबर्स नहीं, पहले थोड़ा सा और पढ़ाना पड़ेगा कुछ। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2013 का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है जी, बताइए आप लोग देख के। अच्छा नहीं, कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन, मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओगे इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगी। चलो, आई थिंक ये एक स्लाइड है जो ऊपर नीचे थोड़ी सी हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लेते हैं एक बार, क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? ये तो सबको पता होगा, बहुत ही नेचुरल सी बात है, आपने अपने आसपास लोगों को, अपने रिलेटिव्स में भी देखा होगा कि ले ऑफ हुआ था, मास ले ऑफ, एंड आई थिंक अभी तक ले ऑफ्स चल रहे हैं बाहर की कंपनीज में, बाहर की कंट्रीज में, ठीक है ना। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड देखें इंडिया में, इट वाज समवेयर अराउंड 6.9 इन 2019 में, फिर 2020 में
11.6 क्यों हो गया, क्या लगता है क्या रीजन रहा होगा इसका? कोविड, ठीक है ना। तो 11.6 था। लास्ट जो डेटा है सितंबर टू दिसंबर 2021, ठीक है ना, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी जो है फिर से अपने ट्रैक पे चल पड़ी है, फिर से चीज़ों की डिमांड उठने लगी है, चीज़ों की डिमांड उठने लगी है तो फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में फिर से काम आने लगा है, वहाँ पे काम आने लगा है तो फिर से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्रिएट हुई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, जॉब मिली लोगों को, तो जो लोग बेरोजगार बैठे थे उनकी तादाद जो है वो कम हुई है, ठीक है ना। इन केस यू वांट मी टू रिपीट द एंटायर सेंटेंस, पीछे जाइए, थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा 15-20 सेकेंड और फिर से ये पूरे फ्लो चार्ट को समझिएगा कि मैंने क्या समझाया था अभी, ठीक है। फिर ये दो जो हमारे स्लाइड्स हैं इनको थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे, रुकिए पहले कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। सो मेथड्स टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे करते हैं, मापा कैसे जाता है, तो इसके लिए बेसिकली एक कमेटी थी, उसने कुछ जो है तरीके निकाले थे, तो कुछ फॉर्मूलाज निकाले थे। इस कमेटी का नाम आपको याद रहना होना चाहिए, ML दांतवाला कमेटी। जैसे हमने पावर्टी एस्टिमेशन के लिए काफ़ी सारी कमिटीज़, जैसे वाई के अलग कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, देन देयर वाज रंगराजन कमेटी, राइट। तो ये सारी कमिटीज़ का आपको एसोसिएशन पता होना चाहिए। सिमिलरली आपको अगर कोई आ जाता है मैच द फॉलोइंग में, सो यू शुड नो कि ये जो कमेटी है ML दांतवाला, ये किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू पावर्टी, ठीक है जी, सॉरी, इट इज़ रिलेटेड टू बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो इन्होंने बेसिकली 3 तरीके से बताया कि एक यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस एंड करंट डेली स्टेटस पे जो है हम अनएम्प्लॉयमेंट को नाप सकते हैं। सो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस क्या है? घबराइएगा मत, फॉर्मूले हैं भैया, कोई भी चीज़ को करने के लिए फॉर्मूला होता है, मैजिक फॉर्मूला, बस वही मैजिक फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में बेटा जी क्या होता है? दिस मेजर्स द मेजर एस्टिमेट्स नंबर ऑफ पर्सन हु आर क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड। फर्स्ट चीज क्या ध्यान देनी है, कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट? क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड फॉर मेजर पार्ट ऑफ द रेफरेंस पीरियड। इसमें बेसिकली ये जो तीनों अप्रोचेस है ना बच्चे लोग, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, करंटली वीकली स्टेटस एंड करंट डेली स्टेटस, इन तीनों में बेसिकली रेफरेंस पीरियड, जैसे पावर्टी एस्टिमेशन में हमने एक रिकॉल पीरियड लिया था, ठीक है ना, हम कितने टाइम फ्रेम को रेफरेंस माने, ठीक है ना। तो सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं पे तो हमें देखना पड़ेगा, अच्छा एक रेफरेंस पीरियड बनाना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि इस टाइम कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे। तो ये जो रिकॉल पीरियड, ये जो रेफरेंस पीरियड है, बेसिकली इन तीनों में अलग अलग है। सो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में क्या था, इन्होंने बोला हम देखेंगे पिछले, जब भी सर्वे हो रहा है उससे पिछले के 365 दिन, ठीक है ना, 365 दिन देखेंगे, दैट इज दी 1 ईयर, that is the 1 year preceding the date of survey, preceding 1 year preceding the date of survey. This measure gives the lowest estimates of unemployment. तो हमारा जैसे मान लीजिए आज सर्वे हो रहा है, अब से हम पीछे 365 दिन देखेंगे और देखेंगे कितने लोगों के पास जॉब नहीं थी, ठीक है ना। अब ये वाला जो अप्रोच है ना, ये बहुत कम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिखाता है, ठीक है ना, बहुत कम दर दिखाता है बेरोजगारी का। क्यों? क्योंकि भाई ये अप्रोच का ही मानना है कि कोई भी जो बंदा है, कोई भी जो पर्सन है, वो बहुत लंबे टाइम तक अनएम्प्लॉयड नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के वो कुछ दिन के लिए जॉब तो ढूंढ ही लेगा, मतलब उसके पास एम्प्लॉयमेंट आ गई, राइट। तो इसका जो रेफरेंस पीरियड है वो लास्ट 1 साल का है, और एज कंपेयर टू अदर 2 मेथड्स, इसमें सबसे कम निकल के आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब वो ट्रू है या नहीं है उसमें नहीं जाना है हमको, सिर्फ ये चीज़ की समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये भाई पिछले लास्ट साल में अगर आपके पास कुछ दिन भी काम था, दैट मीन्स आप तो एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ गए, ठीक है ना। अब मान लीजिए 12 महीने में से 2 महीने जॉब था, आप इस मेथड के अकॉर्डिंग आपके पास जॉब हो गई, बट क्या अपने आप पूरे 12 महीने में 2 महीने जॉब होना सफिशिएंट है अपने आप में? ऑब्वियसली नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है, इट इज करंट वीकली स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस में, करंट वीकली स्टेटस में 7 डेज, ये 1 ईयर नहीं होना चाहिए, ये 1 वीक होना चाहिए, लास्ट 1 वीक का टाइम देखा जाता है, ठीक है ना। दिस मेजर एस्टिमेट्स द नंबर ऑफ पर्सन हु आर क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड फॉर मेजर
मेजर पार्ट ऑफ द रेफरेंस, आई थिंक ये स्लाइड वापस रिपीट हो गई है, बट आई विल टेल यू अबाउट, डोंट गो ऑन दी कंटेंट, जस्ट फोकस एज टू व्हाट आई एम सेइंग। करंट वीकली स्टेटस में जो आपका रेफरेंस पीरियड होता है वो लास्ट 1 वीक का होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए मैं आज सर्वे कर रही हूँ, अब मैं उठा के देख रही हूँ पिछले एक हफ्ते का डेटा, ठीक है ना। अगले पिछले एक हफ्ते के डेटा में देख रही हूँ कि भाई कितने लोगों के पास जॉब थी और कितने लोगों के पास जॉब नहीं थी, तो नंबर डेफिनेटली उससे हायर निकल के आएगा, किससे, जो ये यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस है उससे, क्योंकि वहां तो 1 साल का पीरियड था, इसमें जो है एक हफ्ते, मतलब आपके पास पिछले हफ्ते जॉब थी कि नहीं थी, दैट विल डिसाइड कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है। लास्ट इज करंट डेली स्टेटस, इसमें जस्ट प्रीसीडिंग 1 डे, ठीक है ना, इट कंसिडर्स द एक्टिविटी स्टेटस पर्सन फॉर ईच डे ऑफ द प्रीसीडिंग 7 डेज, एक एक दिन की बात होती है कि लास्ट 7 दिन में आपके पास कितने दिन काम था। इफ अ पर्सन डिड नॉट फाइंड वर्क ऑन अ डे or some days during the survey week, he or she is regarded as unemployed। लास्ट एक हफ्ते में रोज के बेसिस पे देखा जाएगा, उसमें से कुछ दिन भी अगर आपके पास जॉब नहीं थी, आप अनएम्प्लॉयड हो। ये सबसे ज्यादा करेक्ट पिक्चर देता है बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की। नॉर्मली इफ अ पर्सन वर्क्स फॉर 4 hours और मोर ड्यूरिंग अ डे, ही और शी इज कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयड फॉर द एंटायर डे। 4 घंटे उससे ज्यादा भी आपके पास काम है, मतलब आपके पास जॉब है। The daily status unemployment is considered to be a comprehensive, सबसे ज़्यादा comprehensive यही है बेसिकली, क्योंकि ये इतना डीप डाउन जाके अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा नंबर अपने आप सी लाजमी सी बात है इसी वाले अप्रोच से निकल के आएगी एज कंपेयर टू दी अदर 2 अप्रोचेस, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम जो इंडिया में मेजरमेंट कैसे हो रहा है। तो बेसिकली ये 3 तो तरीके थे, मेथड्स थे, ठीक है ना, उसमें रेफरेंस पीरियड क्या लिया जाता है। नाउ वील सी कि क्या पब्लिश, कैसे गवर्नमेंट क्या रिपोर्ट पब्लिश करती है विद रिस्पेक्ट टू दी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। तो पहले एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे आता था, ठीक है ना, पहले क्या आता था, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। फिर 2017-18 के बाद जो वो सर्वे है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद एक नया सर्वे लेके आई गवर्नमेंट बाय द नेम ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, बाय द नेम ऑफ व्हाट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। उससे पहले चलता था एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, ठीक है जी। इट इज कंडक्टेड एनुअली, ये एनुअली होता है, ध्यान रखिएगा, टू जनरेट द एस्टिमेट्स ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। तो ये सिर्फ इट जस्ट डज नॉट टॉक अबाउट कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, और भी जैसे लेबर फोर्स क्या है, लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन क्या है, पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वर्क फोर्स कितनी है, ऑल ऑफ दैट डेटा इट मेजर्स। कंडक्ट कौन कर रहा है जी, बाय एनएसओ, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। कौन सी मिनिस्ट्री में, मॉस्पी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट टाइम कब आया था जी, 2017-18 में आया था। और इसने किस बेसिस पे डिवीजन किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन लेवल एज क्राइटेरिया फॉर स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है ना। 2 मेन गोल्स क्या है पीएलएफएस के, फर्स्ट इज टू कैलकुलेट इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, जैसे वर्कफोर्स पॉपुलेशन रेट, लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर अर्बन रीजन्स एक्सक्लूसिवली इन दी करंट वीकली स्टेटस, ठीक है ना। बहुत ही प्रिसाइज, क्योंकि गवर्नमेंट वुड ऑल्सो वांट कि हमारे पास जो डेटा है, बिकॉज डेटा इज गोल्ड दीज डेज, ठीक है ना, तो हमारे पास जो डेटा आए वो बहुत ही अच्छे लेवल का है, सो दैट वी कैन डिसाइड कि अब हमें किस टाइप की स्कीम्स लेके आनी है। क्या हमें पावर्टी एलिवेशन पे ज़्यादा काम करना है, या फिर मे बी हमें ये पता चल रहा है कि नहीं, पावर्टी से लोग निकलते जा रहे हैं बट जॉब्स भी हैं मार्केट में, लेकिन बच्चों के पास रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है। तो जब तक एक्चुअल डेटा नहीं आएगा कि गैप कहाँ है, जरूरत कहाँ पे है, जॉब्स हैं, बढ़िया से जॉब्स वैकेंसीज निकली हुई हैं, लेकिन हमारे पास उस लेवल का बच्चा ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उस लेवल के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स ही नहीं आ रहे। सो वो क्या लेके आएगी गवर्नमेंट, डू यू थिंक पावर्टी मतलब वो कुछ यूनिवर्सल बेसिक इनकम देगी, नहीं, दे विल मेक श्योर कि वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अलग अलग स्कीम्स में लेके आए। सो गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट्स की जो उनका डेटा है उनके पास बहुत रिफाइंड है, ठीक है, to annually estimate employment and unemployment data both in urban and rural area। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है लेबर, दिस पीरियोडिक लेबर फोर्स पे,
कि भाई इट कैलकुलेट्स डेटा जस्ट फॉर द रूरल एरिया, ठीक है ना? नहीं नहीं, वी आर वेरी श्योर द ये PLFS जो सर्वे है इट कैलकुलेट्स डेटा फॉर अर्बन प्लस रूरल एरिया, दोनों के लिए होता है। कौन सी अप्रोच के बेसिस पे? यूजुअल स्टेटस एंड करंट वीकली स्टेटस, ठीक है? तो पीरियोडिक लेबर फोर्स की अगर हम कुछ रिपोर्ट की फाइंडिंग्स देखें, सो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.2% हो गया था 2021 तक, लोएस्ट सिंस फर्स्ट टाइम। भाई जब फर्स्ट टाइम PLFS आया था तो 6.1% था, फिर ये 4.2 हो गया एज पर PLFS, ये PLFS सर्वे कह रहा है, ठीक है ना? According to report, labor force participation rate was the highest in 4 years at the rate 39.3 in 2021. As was the worker population. क्यों 2021 में? क्यों? कोविड। तो लाजमी सी बात है उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज हायर फॉर मेल्स इन रूरल एरियाज। क्या कमाल का फैक्ट निकल के आया है, देख रहे हो? अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसके लिए ज़्यादा था? वॉज हायर फॉर मेल्स इन रूरल एरियाज देन फीमेल्स, ठीक है? अच्छा, इसी से रिलेटेड एक डेटा है, यस about 70% of the workforce comprises of मेल वर्कर्स। अगर वर्कफोर्स मतलब कौन होते हैं? जिनके पास जॉब है। याद है यहाँ पे देखा था हमने, वर्कफोर्स इज व्हाट? पीपल हु हैव जॉब। सो जितने लोगों के पास जॉब है, जितने लोगों के पास जॉब है उसमें से 70% कौन है? अगर हम देखें एज पर जेंडर इट इज मेल्स। 70% ऑफ द वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज, ठीक है ना? टोटल लोग हैं उसमें ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं? रूरल एरियाज में। वर्कफोर्स, फीमेल वर्कफोर्स इज मोर इन रूरल एरियाज। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि जो फीमेल वर्कफोर्स हैं, फीमेल्स वर्किंग फीमेल्स यूजली लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अर्बन एरिया में ज़्यादा होंगी। सोचते भाई मॉडर्न फैमिलीज हैं, मतलब लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, दे वहाँ पे ज़्यादा वर्कफोर्स है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा फीमेल्स काम कर रही हैं। नहीं, यहाँ यू विल बी स्टन टू नो दैट इट इज द रूरल एरिया जहाँ पे फीमेल ज्यादा काम कर रही है। बाय क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है वहाँ काम करना। फीमेल्स वर्किंग इन अर्बन एरिया इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इट इज अ लग्जरी की अपनी इच्छा है भैया, करियर बना रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है ना? बट विद रिस्पेक्ट टू रूरल एरियाज, वहाँ पे मेल्स क्या है? माइग्रेट करके शहरों में काम कर रहे हैं। पीछे खेत कौन चलाए? पीछे खेती बाड़ी कौन करे? सो बिकॉज ऑफ द मजबूरी है रूरल एरियाज में कि फीमेल्स घर से निकल के बाहर खेतों में काम कर रही हैं, एंड हेंस फीमेल वर्कफोर्स इज मोर इन रूरल एरिया एज कंपेयर टू दी अर्बन एरिया। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है रूरल एरिया। क्यों? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ कम क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है? सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर है। जैसे कि वहाँ पे क्या हो रहा है? या तो डेयरी फार्मिंग हो रही है, ठीक है ना? और इसलिए अच्छा पहले सुन लो, वहाँ पे क्या हो रहा है? डेयरी फार्मिंग हो रही है, या आपकी जो नॉर्मल खेती बाड़ी हो रही है, ठीक है ना? अगर दूसरे सेक्टर्स अवेलेबल भी हैं तो उसमें क्या है? ज़्यादा बात है, कोई किसी की छोटी सी दुकान होगी जो वो कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेच रहा होगा, पढ़ा था। इसलिए नाइन्थ की एनसीईआरटी जिसमें जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, कौन सा वाला चैप्टर है? स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। तो वहां पे फीचर पढ़ाया था रूरल एरियाज का कि इंडिया में जो रूरल एरियाज हैं वो कैसे हैं। वहां पे मेन सोर्स ऑफ इनकम इज एग्रीकल्चर। दूसरा जो जो सेक्टर्स है विच इज सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इट इज ऑलमोस्ट निल टू नेग्लिजिबल एग्जिस्टेंस। आप बोलोगे मैम नाइन्थ की एनसीईआरटी याद नहीं आ रही? कहाँ जी? यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला आपकी ही नान की मैम ने वहाँ पे जो नाइन्थ की एनसीईआरटी है वो करवा रखी है, जिसमें स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर पढ़ा रखा है। जाइए पढ़िए, चीज़ों को रिलेट करने की बारी आ गई है। इसलिए पहले एनसीईआरटी की सीरीज लेके आई थी कि वहाँ पे ब्रश अप करा दूँ, चीज़ें समझा दूँ, और फिर यहाँ पे स्पीड से चलेंगे, ठीक है? चलो जी, लास्ट, इन केस ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इट इज मोर इन द केस ऑफ फीमेल्स। यस, job opportunities for males are more in the urban area as compared to females, right? चलो, तो ये numbers हो गए। चलिए आगे चलें। अब अगर हम अच्छा, सो बेसिकली 3 सेक्टर्स होते हैं। जिनको नहीं आती है ये बात कि 3 सेक्टर्स कौन से होते हैं, उनकी पिटाई होनी चाहिए, और जिन्हें आते हैं वो बहुत अच्छी बात है भाई, आना भी चाहिए। प्राइमरी,
देयर इज सेकेंडरी एंड देयर इज टर्शरी, देयर इज टर्शरी सेक्टर, ठीक है ना। तो हम एक बार चेंज इन सिनेरियो देखते हैं कि जब हमको हमें एग्रीकल्चर नहीं, आज़ादी मिली थी, क्या होता है जब बोल रहे होते हो कंटिन्यूसली तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली जब हमें आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, कब मिली थी? 1950 में, 47 में, ठीक है। तो 1947 में तो ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ लोग वर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट। धीरे 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 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उठा एंड फिर टर्शरी सेक्टर, ठीक है ना। हमारा आईटी इंडस्ट्री विच कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर वो काफ़ी बाहर अच्छे से निकल के आया। तो जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है वो कैसे चेंज हुआ, तो देखिए अगर, सो दिस इज हाउ डू आई टेल, ये जो है ब्लू ब्लू लाइन इज प्राइमरी सेक्टर, रेड ये मैं लिख देती हूँ, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, दिस ग्रीन इज टर्शरी, ठीक है ना। तो इफ यू सी 1983-84 की बात करें, ठीक है ना, तो कहाँ पे 80% ऑफ, इनफैक्ट मोर देन 80% ऑफ द जनता कहाँ पे थी? आपके इसमें चेंज द कलर, इट इज वाज प्राइमरी सेक्टर एंड मोर इन दी व्हाट, मोर इन agriculture. Somewhere around 7.1 was in manufacturing, 5.1 was in tertiary sector, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके और आते हैं, 1991 में चेंजेस आ गए थे, अब चलते हैं 2004। नाउ व्हाट यू आर सीइंग इज, यहाँ पे नंबर क्या था प्राइमरी सेक्टर का? 87, यहाँ पे कितना? 83। तो मतलब प्राइमरी सेक्टर में डिक्रीज हो गया लोगों का पार्टिसिपेशन। किस में बढ़ा? मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ा, टर्शरी में भी बढ़ा। क्यों? अभी तक हमारा जो आईटी इंडस्ट्री है वो पूरा अपने पांव जमाने लग गया था। मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने क्यों लाइसेंस राज हटा दिया था 1991 में, कि कोई सा भी फैक्ट्री खोलने से पहले, बंद करने से पहले, एक्सपैंड करने से पहले परमिशन नहीं चाहिए, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी हमने अलाउ किया था। तो अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी जो है डेवलपमेंट होने लग गए थे, और ये उसका बहुत बड़ा प्रूफ है। इसी तरीके से कनेक्ट करके हमने चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। अब चलते हैं 2017-18। अब आप देखिए ये क्या समझ आ रही है। सो वन थिंग विच इज़ वेरी मच कॉन्क्रीट, जो आपको अपने आप में एक अंदाज़ा होना भी चाहिए, इफ़ नॉट प्रिसाइज नंबर्स, कि एग्रीकल्चर में दो अभी भी आज की तारीख में भी मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर में हैं, बट इफ़ वी कंपेयर इट इंडिपेंडेंस के टाइम तक से, if we compare आज का सिनेरियो with the independence time, with the independence era, yes, जो नंबर है, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दी प्राइमरी सेक्टर, उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन है। क्या दो फैक्ट्स बताए? अभी भी मेजॉरिटी ऑफ जनता कहाँ है? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर भी छोड़ो, प्राइमरी सेक्टर में है। बट इफ वी कंपेयर इट पहले के 20-30 सालों से या 50 सालों से, देन ओ आई एम सो सॉरी, देन नंबर हैज गॉट रिड्यूस्ड, ठीक है ना। इंक्रीज किस में हुआ है ये देख रहे हो तुम? 5.1, 5.5, 6.5, 8.3, 13.2। ये क्या, ये कौन सा सेक्टर है? दिस इज टर्शरी सेक्टर, एंड ऑल थैंक्स टू आवर आईटी इंडस्ट्री फॉर दिस चेंज, ठीक है। याद रहेगा, याद रखना है, मेंस तक याद रखना है। क्वेश्चन आता है टॉक अबाउट मे बी, या कमेंट अबाउट द चेंजिंग वर्कफोर्स पैटर्न इन इंडिया। दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो आप लिखोगे, बिकॉज दैट इज द बेसिक फीचर इंडिया की जो वर्कफोर्स में चेंज हुआ है। अगर यही आपके आंसर में मिसिंग है, देन I think that is, that will tell you as to what emotions do I have in my mind, ठीक है। चलो ये होगा चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आगे अगले किसी भी साल के आपके मेंस के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इज द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। इंडिया का जो वर्कफोर्स है, इट इज़ मूविंग मोर टूवर्ड्स कैजुअलाइजेशन, इट इज़ मोर मूविंग टूवर्ड्स इनफॉर्मलाइजेशन। तो आप कहोगे मैम आपने ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं। क्यों नहीं पढ़ाई हैं? पढ़ाऊंगी ना, कि इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है एंड कैजुअलाइजेशन क्या होता है। तो दोनों ऑपोजिट्स नहीं है। पहले हम देखेंगे कि कैजुअल वर्कफोर्स को हम कंपेयर करके देखेंगे रेगुलर वर्कफोर्स से। सो कैजुअल वर्कफोर्स होती है जिसको आप हिंदी में समझते हो दिहाड़ी वर्कर, ठीक है ना। मेरे पास कुछ टाइम के लिए जॉब है, 1 हफ्ते के लिए है, 2 हफ्ते के लिए है, 1 महीने के लिए, ठीक है ना। रेगुलर वर्कफोर्स होती है जिसके पास उसको एटलीस्ट 1 साल, भैया अंटिल तुम कुछ उधम मचा दो ऑफिस में, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट।
बट आपके पास आपको कंपनी ने किस पर्सपेक्टिव से रखा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ये नहीं बोला है कि तुझे मैं 1 महीने के लिए या जब तक ये पर्टिकुलर काम, जैसे हम पेंटर्स होते हैं, मिस्त्री लोग को रखते हैं ना अपने घर में लकड़ी का काम कराने के लिए, पेंट कराने के लिए, पुताई कराने के लिए, चूना लगवाने के लिए, राइट? कौन सा वाला चूना, वाइट वॉश, ठीक है ना? सो बेसिकली भाई उस पेंटर को भी पता है कि भाई जब तक ये पेंट होगा तब तक ही मेरे पास जॉब है इस घर में, उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। सो दैट वाज व्हाट इज कैजुअल वर्कफोर्स, दिहाड़ी वर्कर। उसके विपरीत होता है रेगुलर वर्कफोर्स, जिनको किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए नहीं रखा गया है, ठीक है ना? पेरोल पे होते हैं, पूरे महीने की तनख्वाह आती है इनको, तो भाई एज पर जितना काम करोगे उतनी तनख्वाह मिलेगी। एक कैटेगरी होती है फॉर्मल वर्कफोर्स वर्सेस इनफॉर्मल वर्कफोर्स। फॉर्मल वर्कफोर्स मतलब कंपनी में लगे हुए हो, तुमको कंपनी संडे की छुट्टी भी देती है, तुमको टैक्स बेनिफिट मिलता है, सैलरी में से टैक्स कट के आता है तुम्हारा, ठीक है ना? तुम्हें ओल्ड एज सिक्योर, जो ओल्ड एज बेनिफिट्स होते हैं, जैसे पेंशन हो गया, जैसे कि से हमारे प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलती हैं। इसका विपरीत होता है इनफॉर्मल वर्कफोर्स। कोई अता पता नहीं है, मिजरेबल वर्क कंडीशन है, कोई अलाउंसेस नहीं है, कोई ओवर टाइम बेनिफिट्स नहीं है, कोई ग्रेचुटी नहीं है, कोई प्रोविडेंट फंड का जो है कोई बंदोबस्त नहीं है। सो दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर विच इज़ नॉट गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इन पे, रूल्स प्लस रेगुलेशन जो है एप्लीकेबल नहीं है। whereas फॉर्मल वर्कफोर्स, दे आर सब्जेक्ट टू सम ऑफ द एक्ट्स एंड प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, प्रोविडेंट फंड एक्ट हो गया, ऑल ऑफ दैट, ठीक है ना? नाउ इफ यू सी नंबर ऑफ नंबर्स विच सपोर्ट कैजुअलाइजेशन, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया में जो कैजुअल वर्कफोर्स है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो आप कहोगे मैम जब आप हर टाइम बोलते रहते हो मेंस में यू नीड टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स, तो यस आई शुड ऑल्सो टेल यू दी नंबर्स, कि कोई आप मेंस में नंबर आर्ग्यूमेंट लिख के आते हो, स्टेटमेंट लिख के आते हो, यू शुड हैव कॉन्क्रीट एविडेंस टू इट एज वेल। तो क्या परसेंटेज इंक्रीज इन द कैजुअल वर्कफोर्स, भाई पहले 23% था, फिर 33 हो गया, फिर 39.3 हो गया 2010 आते आते। डिक्लाइन इन दी परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जिन्होंने खुद के लिए खुद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी गई है, वो काफ़ी डिक्रीज हुए हैं। 62% था 71 में, अब 51 रह गया 2017-18 आते आते। मतलब ये कहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी और क्या काम कर रहे हैं, हो सकता है काम ही नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है ना? तो कैजुअल वर्कफोर्स की जो तादाद है वो बहुत बढ़ती जा रही है। उसका रीज़न क्या है और उसके इम्पैक्ट क्या है? रीज़न ये है कि भाई जो डिस्गाइज्ड वर्कर्स थे, फार्मर्स में डिस्गाइज्ड फार्मर्स थे, जो ज़मीन पे काम कर रहे थे क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी थी नहीं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं जॉब करने के लिए। अब वहाँ जाते उन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट तो कोई मिल नहीं जाएगी, तो वहाँ वो इनिशियली किस किस एरिया में काम करेंगे, कहीं पर मिस्त्री बन गए, मैकेनिक बन गए, पेंटर बन गए, ऑल ऑफ दैट इसी रूप में काम करेंगे। ग्रोथ इन रियल एस्टेट, अच्छा ठीक है ना, ओवर द टाइम क्या हुआ है, ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है ना? रियल एस्टेट सेक्टर, बिल्डिंग है, मॉल वॉल बहुत बनने लग गए हैं, ठीक है ना? वहाँ पे अगेन जो नेचर ऑफ जॉब है इट इज़ टेम्परेरी। वहाँ पे जब तक ये काम है, जब तक ये डैम बन रहा है, जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये फ्लाईओवर बन रहा है, या ये बिल्डिंग बन रही है, ठीक है ना? सो नेचर ऑफ वर्क जो क्रिएट हो रहा है वो ही अपने आप में टेम्परेरी है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी परमानेंट वाली कैसे क्रिएट हो सकती है, ठीक है? ऑल्सो और क्या रीजंस हो सकते हैं भाई? ऑल्सो अगर हम एम्प्लॉयर के नज़रिए, रोजगार देने वाले के नज़रिए से देखें, भाई परमानेंट एम्प्लॉय सैलरी क्यों दूँ मैं? भाई कल को मेरे पास काम नहीं रहा, फैक्ट्री में इतना काम नहीं आ रहा, तो मेरे को तो मुफ्त की सैलरी देनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉयर की तो ये सोच आ रही है ठीक है जितना काम है उतने दिन के लिए रख लेता हूँ, फिर बिकॉज ये तो हायर एंड फायर पे होते हैं, आज है आज रखा कल निकाल दिया, कोई परमानेंट तो इनका कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है। तो फैक्ट्री ओनर कह रहा है भाई जब मेरा नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है, मैं आइसक्रीम ही बेचती हूँ और आइसक्रीम की डिमांड ही समर्स में आती है, उस टाइम मैं ज़्यादा वर्कफोर्स रखूंगी, उसके बाद कुछ निकाल दूंगी, कुछ रख लूंगी, भाई थोड़ा बहुत काम चलता रहे। सो इट प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयर एज वेल। और कोई भी आज एम्प्लॉयर है वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जब एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहता है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम भी मिले और मैं कभी चाहूँ तो ऑफिस भी उठ के चले जाऊँ, हाइब्रिड फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो एम्प्लॉयर काम देने वाले को भी चाहिए भाई। सो दैट्स द रीजन फॉर इंक्रीजिंग दी कैजुअलाइजेशन,
समझ आई जी? चलो इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट इज मेरे पास परमानेंट जॉब नहीं है, आई डोंट फील फाइनेंशियली सिक्योर, मुझे नहीं पता मेरे पास इस महीने कितने पैसे आएंगे, अगले महीने आएंगे कि नहीं आएंगे, अगले महीने हो सकता है बहुत ज़्यादा आ जाए। तो आई डोंट फील फाइनेंशियली सिक्योर, आई कैन नॉट सिक्योर माई फ्यूचर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अगर कोई कोई मेडिकल इंश्योरेंस ही ले लेती हूँ तो मैं उसकी पर मंथ जो प्रीमियम देना है वो मैं दे भी पाऊंगी कि नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे इनकम की सर्टेनिटी नहीं है, राइट? एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इसका इम्पैक्ट ये है कि जो वर्किंग कंडीशन है वो काफ़ी वर्सन होती जा रही हैं। भाई कंपनी में तो अच्छा ऑफिस होता है, प्रॉपर लाइट होती है, एसी भी होता है, बट बिकॉज अभी तो मैं कैजुअल वर्कफोर्स रख रही हूँ, फैक्ट्री में काम करा रही हूँ, तो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है प्लस कंडीशन है बहुत बढ़िया नहीं होती है। एंड लो वेजेस, ठीक है ना, लो जॉब सिक्योरिटी लोगों को और वल्नरेबल बना रही है टूवर्ड्स दी पावर्टी, ठीक है ना? मुझे नहीं पता है मेरे पास जॉब है नहीं है, अप्लाई करूं कि नहीं करूं, तो आज तनख्वाह है, अगले महीने घर में तनख्वाह नहीं है, धीरे 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 सेविंग्स नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, परमानेंट सैलरी नहीं है, सेविंग्स नहीं है, कल को कोई आपदा आ जाएगी, लोन लेके खर्चा करना पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा। तो मैं किसकी तरफ बढ़ रही हूँ, कौन से रास्ते पे चल रही हूँ? मैं पावर्टी के रास्ते पे चल रही हूँ, ठीक है? सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कैजुअलाइजेशन। भैया सुनने में अच्छा लग रहा है, भैया बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बट इफ यू सी दी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, मेरे को सिक्योरिटी ही नहीं है मेरे माइंड में, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट एनी फाइनेंशियल एसेट। फॉरगेट अबाउट फाइनेंशियल एसेट, मुझे आईफोन लेना है, मुझे सैमसंग का फोन लेना है, मुझे नहीं पता कि मैं किससे उतार पाऊंगी कि नहीं उतार पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास अगले महीने काम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे लगी हुई हूँ, ठीक है ना? दैट इज व्हाट, इसको गिग इकोनॉमी। तो ये चीजें कुछ चीजें जो आपको खुद से भी पढ़नी है, खुद से नोट्स बनाने हैं, विच इज दी गिग इकोनॉमी के ऊपर, विच इज गिग इकोनॉमी के ऊपर। नेक्स्ट आपको एक गूगल सर्च करनी है ऑन जॉबलेस ग्रोथ। व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ एंड इज इंडिया विटनेसिंग जॉबलेस ग्रोथ? इन दोनों चीजों के ऊपर आपको करनी है रिसर्च, इनको रिसर्च करके आपको अपने डालना है नोट्स में, ठीक है जी? मैम क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स है विच इज़ टॉक्ड अबाउट, फेवरेट टॉपिक्स, इस पे 2015 में भी एक बार मेंस पे क्वेश्चन आ चुका है। गिग इकोनॉमी पे तो मैं आइडली मैं तो हर साल एक्सपेक्ट करती हूँ, 2021 में तो क्वेश्चन आया ही था, गिग इकोनॉमी एंड विमेन, आई थिंक सोसाइटी में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। मैं तो हर साल, इनफैक्ट अभी जो वाला 2023 वाला भी मेंस होगा, मैं तो उसमें भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही हूँ गिग इकोनॉमी के ऊपर। ये दोनों चीज़ें 2023 के 2024, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज ट्रेंडिंग, विच इज न्यू टू द इकोनॉमी, न्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन गिग इकोनॉमी। तो आपके हर डायमेंशन कवर होके नोट्स में होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू गिग इकोनॉमी, ठीक है? चलो जी, लास्ट हमारा क्या बचा जी? भैया गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट, अच्छा दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका जो आंसर है ये आप खुद करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, अगली क्लास की स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं आज तक टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ बेरोजगारी इन दी कंट्री? फर्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना में बेसिकली एक एक स्कीम को जानना जरूरी नहीं है, जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ कि गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम लाती है दो तरीके से हेल्प कर सकती है। या तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट स्किलिंग की तरफ काम करेगी, स्किल इम्प्रूव करेगी जो जनता है देश की, ठीक है ना? या फिर उनको लो रेट पे, लो इंटरेस्ट रेट पे, क्या लो ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या देगी, लोन देगी, ताकि वो लोन ले सकें और एक बिजनेस चालू कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट रियलाइजेज दिस फैक्ट, भाई तुम बिजनेस खोलोगे तो दूसरों, एक तो अपने लिए तो तुम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ही रहे हो, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी करोगे तुम, ठीक है ना? दूसरों के लिए कैसे करोगे? हो सकता है तुम वही वाली बात है, 2-3 हेल्पर रखोगे दुकान में, तुम कोई कैशियर रखोगे, तुम कोई सेल्स पर्सन रखोगे। तो गवर्नमेंट रियलाइजेस कि अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, कैसे कि भैया सेल्फ कोई बिजनेस खोलने के लिए, कोई रेडी डालने के लिए, कोई मोमो की दुकान खोलने के लिए पैसा चाहिए, अगर हम सस्ते दर पे लोन दे दें आज के युवा वर्ग को, तो हो सकता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, जिससे दूसरों के लिए भी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ठीक है जी? तो ये हो गए, सो दैट इज हाउ बेसिकली द गवर्नमेंट स्कीम्स कुड बी डिवाइडेड, और ये वाली भी उसी पे है, जैसे दक्ष हो गई, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास, किसका विकास कर रहे हो? कौशल का, कौशल इज व्हाट, स्किल्स को एनहांस कर रहे हो, सो दैट इज हाउ द गवर्नमेंट स्कीम्स आर डिवाइडेड। तो अगली बार जब आपके सामने कोई
अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम आएगी तो आपका सबसे फोकस पहला होना चाहिए कि ये स्किल्स को इम्प्रूव कर रही है या डायरेक्टली जॉब दे रही है। और एक होता है डायरेक्टली जॉब देना, डायरेक्टली जॉब क्रिएशन। खुद से जॉब क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट, पैसा दे रही है कि भाई तुम खुद से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, या फिर स्किल्स को एनहांस कर रही है। सो बेसिकली 3 ब्रॉड डायमेंशंस में स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये इसके साथ जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत सक्सेसफुली, बहुत ही प्यार से मेरे नज़रिए से ख़त्म हो चुका है। होमवर्क दिया है तुम्हें, होमवर्क इज ये करना ही करना है बच्चे। जॉबलेस ग्रोथ एंड गिग इकोनॉमी के ऊपर खुद से हाथ पैर मारो, पढ़ो, एक दो अच्छे ORF में से आर्टिकल्स पढ़ो और उसको अपने नोट्स में डालो, उसमें से पॉइंट्स निकाल के, ठीक है ना। नाउ यू सी, ये स्ट्रक्चर था, नोट्स के स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर लिख लेना, नोट्स खुद से बनाने हैं, बनाओ, बहुत अच्छी बात है, ताकि एडिटोरियल में से कल को जो पॉइंट्स निकले उनको डाल सको। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इट इज़ अबाउट इन्फ्लेशन, एंड मिलेंगे कल इन्फ्लेशन के साथ इसी जज्बे, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। क्यों? क्योंकि हमें बनना है ज़ीरो से हीरो। सो गुड बाय एंड take care, all of you.